रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि गांव में प्रधान जी का मर्डर हो गया है। जैसे प्रधान जी की मर्डर की सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में पता चलता है कि तोड़फोड़ मच चुकी है, आगजनी हो रही है। जिसे देखो वो हंगामा करने पर लगा हुआ है। देखते ही देखते जो शव था उसे पोस्टमार्टम हाउस में रखने ही नहीं दिया, बल्कि गांव वाले उसे खींच के अपने साथ लेके चले जाते हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि ये पोस्टमार्टम होगा ही नहीं। इसके बाद वहां पुलिस बल पहुंचता है और जैसे ही पुलिस बल पहुंचता है, प्रधान जी का मर्डर तो पहले हो ही चुका था, प्रधान जी के भाई का भी मर्डर हो जाता है। बात हद तो तब हो जाती है जब एक पुलिस के अधिकारी का भी मर्डर हो जाता है। ये तीन कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश भर में ऐसे फैल जाती है कि जहां देखो वहां इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। और इसके बाद कैबिनेट मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। और उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव। उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। जब उनसे बात हद से उनकी गुजर जाती है, तब वो मजबूरी में सीबीआई का सहारा लेते हैं। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करती है और कद्दावर नेता के पीछे लगभग 10 साल तक सीबीआई लगी रहती है। एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि लगभग 11 साल के बाद इस मामले में आरोपियों को कोर्ट से सजा सुनाई गई है। इसलिए इस कहानी की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। आज की कहानी को सुनने के बाद न केवल इसमें 3 कत्ल होते हैं, बल्कि कई परिवार बिल्कुल बुरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। और कई लोग शायद सलाखों के पीछे तब तक रहेंगे जब तक या शायद उनके प्राण उनके सीने में या उनके शरीर में रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ ज़िले का एक थाना लगता है हथीगवा और यहीं का एक गांव है बलीपुर। दरअसल 2 मार्च 2013 की शाम को गांव के प्रधान नन्हे यादव, इनको सूचना मिली थी कि कामतापाल के घर पहुंचना है। एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था और इनको जिम्मेदारी मिली थी प्रधान जी नन्हे यादव को कि तुम्हें उस मसले को सुलझाना है। वहाँ ये बातचीत ही कर रहे थे नन्हे प्रधान। इसी बीच में कुछ बदमाश आते हैं और बदमाशों ने आने के बाद एक कई गोलियां चलाईं और नन्हे प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही हत्या की सूचना अब पुलिस तक पहुंच जाती है, रात के लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना दी गई थी कि प्रधान जी की हत्या कर दी गई है। जो यहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अधिकारी होते हैं वो कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा अपनी टीम के साथ जैसे ही गाँव के अंदर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें गांव के अंदर घुसने ही नहीं दिया। पुलिस को खदेड़ दिया और जो लाश थी उस लाश को अपने घर पर ले जाते हैं, लेकिन किसी को देते ही नहीं है। आगजनी हो जाती है, बवाल हो जाता है, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। हंगामा बेकट होता चला जा रहा था। कोतवाल की हिम्मत नहीं थी कि गांव के दहलीज के अंदर कदम रख सके, इसलिए वो उच्च अधिकारियों को सूचना देते हैं। कहते हैं कि साहब यहाँ पर बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। जैसे ही सर्किल ऑफिसर जियाउल हक और उनके गनर इमरान, साथ ही सब इंस्पेक्टर विनय कुमार और कोतवाल सर्वेश मिश्रा, ये फोर्स के साथ जब गांव में एंट्री कर रहे थे, तो यहाँ तब जब ये आते हैं तब ये हिंसा और ज़्यादा बढ़ जाती है। हिंसा और ज़्यादा बढ़ गई थी। पुलिस वालों पर गांव वाले पथराव करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों को जो भी उनके हाथ में आ रहा था उनको मारना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो जाती है। जैसे फायरिंग शुरू हो रही थी, गांव में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, भगदड़ मचने लगती है। और इसी बीच में एक गोली आकर जो प्रधान नन्हे यादव होते हैं, उनके ही एक छोटे भाई होते हैं सुरेश यादव, उनको गोली लग जाती है। और जैसे इनको गोली लगती है वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। अब तक जो मामला था अब जस्ट डबल हो जाता है। दुगनी रफ्तार से लोग अपने गुस्से को जाहिर करने लगते हैं, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है। अब पुलिस वालों ने मौका देखते यहाँ से अपनी जान बचाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। जो भी पुलिस वाले थे वो खेतों की तरफ भागने लगते हैं। अब बस उन्हें पड़ी थी कि किसी तरकीब से उनकी जान बच जाए। लेकिन जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, सीओ, यानी कि जिनका नाम जियाउल हक होता है, डीएसपी साहब, पकड़े जाते हैं और उन्हें गांव वाले पकड़ कर इतना मारते हैं, जब तक क्या उनके तसल्ली नहीं हो जाती तब तक उन्हें मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। जब बिल्कुल पूरी तरह से अधमरे हो जाते हैं, जियाउल हक वो किसी भी विरोध करने की स्थिति में थे ही नहीं, ज़मीन पर पड़े हुए थे। इसी बीच में एक गोली चलती है और गोली जाकर ले जाती है जियाउल हक को। अब जियाउल हक की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त था। 8 बजे से ये कहानी शुरू होती है। रात के 11 बजे तक ऐसे ही तांडव मचता रहता है।
गांव के लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। जो पुलिस वाले यहां से भाग कर गए थे, अपनी जान बचा रहे थे, उन पुलिस वालों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि हमारी पूरी टीम है, लेकिन डीएसपी साहब का कहीं अता पता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फोर्स भेज दीजिए, क्योंकि गाँव में एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हो चुके हैं और सीओ साहब का कहीं अता पता नहीं है। अब भारी पुलिस फोर्स गांव में पहुंचती है। जब गांव में जाते हैं तो गांव में सन्नाटा सा पसर जाता है। गांव में हालांकि प्रधान, उनके छोटे भाई सुरेश यादव की भी हत्या कर दी जाती है। सुरेश यादव और जो प्रधान जी थे वो पड़े हुए थे। अब यहाँ पुलिस जब आती है तो गांव के हर एक हिस्से को, चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर देती है, ढूंढना शुरू कर देती है। जिससे भी पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे, या तो महिलाएं थीं या बच्चे थे या बुजुर्ग थे, वो कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। इसी हिसाब से प्रधान के घर की तलाशी ली जाती है। प्रधान के घर के जो आसपास के घर होते हैं उनकी भी तलाशी ली जाती है। लेकिन प्रधान के घर का जो बैक साइड थी, सड़क थी, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश थी डीएसपी जियाउल हक की। बस इतना था कि ये मामला उन दिनों अखबार और टीवी पर जब प्रसारित होना शुरू हो जाता है, पक्ष विपक्ष ये सब एक दूसरे को घेराघारने शुरू कर देते हैं, तब सबसे ज़्यादा आफत खड़ी हो जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव तमाम तरह की सफाइयां दे रहे थे, प्रशासन को अलर्ट कर रहे थे, और अलर्ट करने के बावजूद भी कुछ सफलता हाथ लग नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति में एसपी कोतवाल, कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन गांव का गुस्सा अलग बढ़ रहा था, पुलिस का गुस्सा अलग बढ़ रहा था, क्योंकि गांव में 2 लोगों की हत्या हुई थी, उधर पुलिस के ऑफिसर की हत्या हो चुकी थी। अब ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार मामला क्या है। जब सीओ साहब का पोस्टमार्टम कराया जाता है तब पता चलता है कि इनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, साथ ही इनको गोली भी लगी थी। दरअसल ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला देवरिया, और देवरिया ज़िले का गांव लगता है जुआफर। वहाँ के रहने वाले होते हैं जियाउल हक। उनके पिता का नाम शमशुल, माँ का नाम हाजरा, और उनके उस वक्त दादी थी मुतीबुन निशा। दरअसल साल 2009 में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास की थी और कैडर मिला था डीएसपी का। बचपन से ही पढ़ने में बेहद होशियार थे। परिवार की स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन ये कुछ और भी बड़ा करना चाहते थे। पहली ही कोशिश में इन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम निकाला और डीएसपी बन जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद इनको मुरादाबाद में पोस्टिंग मिलती है। साल 2010 में कानपुर में जाते हैं। उसके बाद ट्रेन के बाद मुरादाबाद के कानपुर, और कानपुर के बाद साल 2011 में अंबेडकर नगर में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। और साल 2012 में जब ईद का पर्व था तो ईद के पर्व के दिन इनकी पोस्टिंग हो जाती है प्रतापगढ़ के कुंडा में, बतौर सर्किल ऑफिसर, यानी कि सीओ डीएसपी बनाकर इनको भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रधान की हत्या के बाद उनके भाई मारा जाता है, और उसके बाद फिर कुछ लोग जो वहाँ मौके पर मौजूद होते हैं तो इनकी भी हत्या कर देते हैं। पहले पीटते हैं, फिर गोली मार के हत्या कर देते हैं। साल 2012 में इनकी शादी भी हो जाती है। अब जहाँ देखो वहाँ पर इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। चौराहे हों या फिर स्कूल कॉलेज हो, राजनीति हो, जहाँ देखो वहाँ पर जियाउल हक की हत्या की चर्चाएँ चल रही थी। इसी बीच में जो तत्कालीन एसओ होते हैं मनोज शुक्ला, वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम, नंबर 10 जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। और इसी बीच में जिनकी पत्नी होती है परवीन आज़ाद, इन्होंने अपनी तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई। इन्होंने कहा कि मेरे पति की जो हत्या की है वो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने, जिस उस वक्त वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। साथ ही उनके जो करीबी होते हैं, जिनका नाम गुलशन यादव होता है, हरिओम श्रीवास्तव होता है, रोहित सिंह, संजय सिंह, इन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। राजा भैया पर इतना दबाव बढ़ता है कि वो अपने पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है। यही न केवल राजा भैया पर दबाव पड़ता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी दबाव पड़ जाता है। अब जब लगातार अखबारबाजी हो रही थी तब वो केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, और ताकि इसमें न्याय हो सके, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, ताकि किसी पर किसी तरह का कोई आरोप न लग सके। लगातार जांच चलती रहती है, सवाल खड़े होते रहते हैं। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। 10 साल तक सीबीआई कैबिनेट मंत्री जो पूर्व में मंत्री रहे थे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इनके पीछे सीबीआई रहती है। 10 साल के बाद इनकी टीम को क्लीन चिट मिल जाती है, जिसमें राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह, इन पर जो एफआईआर हुई थी, जो सीओ की पत्नी परवीन आज़ाद की तरफ से एफआईआर कराई गई थी, इनको तो क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन मामला अदालत में चलता रहता है, और सीबीआई की अदालत ने लगभग 11 साल के बाद 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें नंबर 1 फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल,
इनके खिलाफ जो मामला चार्जशीट लगाई गई थी, उसके बाद सबूत और गवाहों के बयान को मद्देनज़र रखते हुए सीबीआई की अदालत ने इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और जैसे ही 9 अक्टूबर 2024 को ये मामला अखबारों में आता है, सोशल मीडिया पर आता है, और जब एक बार से फिर से जियाउल हक यानी कि डीएसपी साहब की हत्या की जो कहानी थी वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है, लोग ये जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार इसमें मामला हुआ क्या था। उस वक्त वाकई मैं प्रिंट मीडिया में नौकरी करता था, ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। अब जिस घर के 10 लोगों को सज़ा दी गई है, उन लोगों का ये भी कहना है कि हमारे ही तो परिवार के मारे गए, यानी कि नन्हे प्रधान और उनके भाई सुरेश यादव की हत्या हो जाती है। उन्हीं के परिवार के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। जब ये मामला आता है, एक तरफ तो जियाउल हक के परिवार के लोगों ने स्वागत किया, उन्होंने कहा कि जो उम्र कैद हुई है ये फांसी की सज़ा होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, इसलिए शायद उच्च अदालत में ये अपील करेंगे। उधर जिन लोगों को सज़ा हुई है उनके परिवार के लोगों का ये कहना है कि हमारे ही मरे और हमको ही सज़ा दी गई थी। हालांकि अदालत सबूतों के आधार पर चलती है, अदालत को जो सबूत मिले होंगे उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई हुई है। लेकिन इसमें कई जिंदगियां तो बर्बाद हुई, ख़त्म हुई, लेकिन कई परिवार पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। जब तक आखिरी सांस रहेगी, शायद जब तक ये 10 के 10 लोग सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। काश उस दिन उन्होंने इतनी ज़िद ना की होती, काश उस लाश यानी कि नन्हे यादव के शरीर को, उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया गया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं मचता, ना प्रधान के छोटे भाई सुरेश यादव की हत्या होती और ना ही इसमें डीएसपी की हत्या होती, और ना ही इतने लोगों को फिर आगे सज़ा होती। जिन्होंने प्रधान की हत्या की थी शायद उनको सज़ा ज़रूर मिलती। उनका हुआ क्या, मैंने इसमें जो रिसर्च किया, जानने की कोशिश की, उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते अम्बेडकर नगर की सरिता प्रजापति हैं, औरंगाबाद से अब्बास अली हैं, कानपुर से फारूक अली और उपासना आर्या। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, इसमें अंशिका पांडे प्रयागराज से, शेख सलीम महाराष्ट्र से, सचिन झा मोतिहारी से, पूजा कांटीबाल, जाकिर अली फतेहपुर से, गौतम कुमार धुलिया से, रोकी माहौर कोहली अलीगढ़ से, बनवारी सक्सेना, राहुल ठाकुर, शाहिद खान, सुखराज निषाद रामपुर से हैं, दिनेश कुमार राजस्थान से, तालिब अंसारी सीतापुर से, विक्रम सिंह, विकास कुमार पटेल सोराब से, शमशेर सिंह, इमरान सिद्दीकी, फिरदोश अलीम लखनऊ से, इरशाद अहमद अमरोहा से, हंसराज प्रजापति जयपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।